जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू उद्यान एकेडमी आजमगढ़। जितने भी दोस्त एसएससी जीडी होमगार्ड और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम जियोग्राफी और पॉलिटी से, भूगोल और संविधान से 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप सभी लोग एक बार इन क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन ए 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 35.2 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जैसा कि आपको पता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां और ऑप्शन डी 8वां। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां। जैसा कि आप जानते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, चीन है, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्षेत्रफल में भारत 7वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? इसका सही जवाब बताइएगा कमेंट करके आप। ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा और ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को मध्य से काटती है, इसी को ही हम कर्क रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूभाग का कौन सा है? इसमें सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूभाग का कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी किबिथु, ऑप्शन सी कन्याकुमारी और ऑप्शन डी है कच्छ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी कन्याकुमारी। मुख्य भूभाग का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका सही जवाब कन्याकुमारी होगा। अगर ये पूछ देगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु सुदूरतम कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाता इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन बी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, ऑप्शन डी 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसका सही जवाब क्या है आप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। जैसा कि आप जानते हैं यह रेखा प्रयागराज या मिर्ज़ापुर के निकट नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर पश्चिम में भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर पश्चिम में भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? 6वें सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। ए नेपाल, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश और डी है पाकिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, पहला है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। इसका सही जवाब क्या होगा? जैसा आप जानते हैं कर्क रेखा
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक आता है, मित्र पर गमछा झार, आपने जरूर पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना? भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 7,516 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,500 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 10,200 किलोमीटर। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की जो कुल सीमा रेखा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वर्तमान में वह है राजस्थान। और अगर ये पूछ दिया जाएगा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्वेज नहर के खुलने से भारत यूरोप की दूरी कम हुई है। अब ये बताना है आपको कितने किलोमीटर दूरी कम हुई है स्वेज नहर के खुलने से। ऑप्शन ए 5,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8,000 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 10,000 किलोमीटर। 1869 में स्वेज नहर खुली है और इसके खुलने से भारत की जो व्यापारिक दूरी है वो लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो बांग्लादेश, और यहीं सबसे कम पूछा जाएगा तब अफगानिस्तान, लगभग 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ऑप्शन ए बेरिंग, ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी मलक्का और ऑप्शन डी सुंडा। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ये जल संधि स्थित है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही जवाब क्या होगा? तो भूटान को जानते हैं, भूटान को अपनी भौगोलिक स्थिति कारण इसे कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रफल में सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? पूछा गया कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा, तो आपने देखा है क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो यहाँ पे देश पूछा गया है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जितने भी ऑप्शन है इसमें सबसे छोटा देश भी आपका क्या हो जाएगा? भूटान। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? यहाँ भारत के नहीं, यहाँ भारत से होना चाहिए था। भारत से कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? जल्दी से बताइएगा, भारत से कितने ऐसे देश हैं जो भूमि सीमा साझा करते हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7 देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? बचपन में भी ये कुछ याद आया? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो ये टोटल 7 ऐसे देश हैं जो भारत से भूमि सीमा साझा करते हैं।
अगर पूछा जाएगा कि जलीय सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 2 देश हैं, कौन कौन सा? एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब, तो सही जवाब हो जाएगा, देखिए अगर कभी ना समझ में आए तो 3 तरफ से घिरा हुआ, तो यहाँ पे देखिए 3 पूरा यानी त्रिपुरा, ऐसे याद कर लीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? पूछा गया भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, कौन सी सीमा रेखा है जो भारत और चीन के बीच स्थित है? ऑप्शन ए डूरंड, ऑप्शन बी रेड क्लिफ, ऑप्शन सी मैकमोहन, ऑप्शन डी एलओसी। तो सही जवाब बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकमोहन। मैकमोहन जो सीमा रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। और अगर रेड क्लिफ पूछ दिया जाए, यहाँ पे आपको देख सकते हैं रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम पड़ोसी देश कौन सा है? हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम पड़ोसी देश कौन सा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका सही जवाब बताना आपको है दक्षिण पश्चिम में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है? जल्दी बताइए। मालदीव की राजधानी है माले। क्वेश्चन नंबर 19, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी पाकिस्तान। चलिए बताइए जल्दी। इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये सही जवाब है नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। ये क्वेश्चन यहाँ से हम पूछें, आप लोग इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जल्दी से बताइए। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताना आपको कमेंट करके, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस देश मतलब किस नाम से जाना जाता है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, म्यांमार के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? बताइए। भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 2 3 4 5 ऑप्शन है आपके सामने, सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ऐसे 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये पूछा गया भारत में स्थित, ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछा जाएगा भारत में स्थित है, आधिकारिक मतलब ये हो जाएगा स्थित, भारत में स्थित कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो जल्दी बताइए। ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी K2 और ऑप्शन डी कामेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कंचनजंगा। ये भारत में पूछा गया, अगर भारत में आधिकारिक अगर नहीं पूछा जाता तो उस तरह सही जवाब क्या होता? उस तरह सही जवाब K2 होता, जिसे गॉडविन आस्टन कहते हैं, 8611 मीटर। लेकिन ये पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची आधिकारिक चोटी कौन सी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जल्दी जल्दी बताइए। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल और ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरे अभी भाई इतना विवाद चल रहा है अरावली पे, और इसको कैसे भूल सकते हैं? अरावली ये दुनिया के सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है,
ये दुनिया के सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली। इसी के लिए तो इतना विवाद चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ देंगे आप? जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए अच्छा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साउथ इंडिया की पूछी गई है सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की। ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी अनामोडी, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी गुरु शिखर। तो जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन बी अनामोडी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी लंबाई कितनी है? मतलब लंबाई नहीं, ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2691 कि 95। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2695 मीटर होगा, 2695 मीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। बताइए, अरावली से फिर सवाल आ गया। अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी अमरकंटक। इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान के माउंट आबू में ये पर्वत शिखर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए ब्लॉक, ऑप्शन बी वलित, ऑप्शन सी ज्वालामुखी और ऑप्शन डी अवशिष्ट। तो आपको पता होगा हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, आपने पढ़ा होगा किताब में। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो पश्चिमी घाट है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी मलय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं सह्याद्री। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय वाली श्रेणी में पड़ती है। कौन सी? नंदा देवी पर्वत चोटी। नेक्स्ट अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धूपगढ़। मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी में स्थित है सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए अनामुडी, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी कोडाई कैनाल और ऑप्शन डी है महाबलेश्वर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। इसको ध्यान रखिएगा, ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30 है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, जिंदागढ़ा, अनामुडी और कलसुबाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिंदागढ़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी।
पहले ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में इसका सही जवाब महेंद्रगिरी भी है, लेकिन नई जो बुक्स है, अपडेटेड बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो विशाखापट्टनम में जिंदा घड़ा जो सबसे ऊंची चोटी बन गई है। तीसरी सवाल बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस पर आप जरूर ध्यान लगाइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी चेमा युंगडुंग, ऑप्शन सी यमुनोत्री और ऑप्शन डी रोहतांग। बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमा युंगडुंग है, ये ऑप्शन बी है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से भी यह निकलती है। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं मानसरोवर झील के निकट। एक तो आपका सिंधु नदी निकलता है जो बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, और दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी वह है चेमायुंगडुंग से। तो सही जवाब इसका से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चेमायुंगडुंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? दिहांग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी सांगपो, ऑप्शन डी मेघना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? बताइए तो जल्दी से। ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से भारत में यह प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? किसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। दिहांग, लोहित, सुबनसिरी और मानस। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग। और यहीं अगर पूछ ले आपसे सवाल कि अरुणाचल प्रदेश में पूछा गया, अगर पूछ दिया जाए कि असम में इसे किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा असम में ही इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ये बहुत फेवरेट सवाल है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये किस राज्य में है? भारत के असम में है। इसको भी ध्यान रखिएगा। असम में सबसे ऊंचा जो नदी द्वीप है उसका नाम है कौन सा? उसका नाम है माजुली द्वीप। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी हुगली। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी हुगली। तो 36 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जमुना। ध्यान रखिए जब पद्मा और जमुना दोनों मिलती हैं तो ये मेघना के नाम से बहती हैं, लेकिन बांग्लादेश में पूछा गया ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है तो जमुना। अगर ये पूछ दिया बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता तो आपका सही जवाब पद्मा हो जाता। इसको भी ध्यान रखिएगा, गंगा को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो ये मेघना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? पूछा गया है कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए लोहित, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी तीस्ता और ऑप्शन डी गंडक। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गंडक, क्योंकि गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है, ना कि ब्रह्मपुत्र की। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों से होकर बहती है? ऑप्शन ए भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ऑप्शन बी है चीन, भारत, बांग्लादेश, ऑप्शन सी है चीन, भारत, म्यांमार, ऑप्शन डी है भारत, भूटान, बांग्लादेश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही जवाब होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब हो जाएगा, आपको पता है सबसे पहले चीन से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है, फिर भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, लोहित और दिबांग दिबांग किस राज्य में ब्रह्मपुत्र से मिलती है? कौन सा है? लोहित और दिबांग नदी किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? बताइए। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी क्या है? नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम राज्य में जो लोहित और दिबांग नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाते हैं, और ये कहाँ पे मिलती हैं? पासीघाट के आसपास। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे है। अभी हमने इस सवाल का जवाब दिया भी है और आपको कमेंट करके बताना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी मेघना और ऑप्शन डी सांगपो। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब हो जाएगा वह है मेघना। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की धारा को मेघना कहा जाता है। इस सवाल का जवाब हमने पहले भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 41, गंगा नदी का मुख्य स्रोत क्या है? कहने का तात्पर्य गंगा नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मानसरोवर ग्लेशियर से या अमरकंटक से? तो सही जवाब इसका क्या होगा? आपको पता होगा गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से, गोमुख नामक स्थान से निकलती है। इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 42, किन दो नदियों के संगम के बाद गंगा कहलाती है? तो गंगा नदी का संगम पूछा गया है, किन दो नदियों के मिलने के बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए अलकनंदा मंदाकिनी, ऑप्शन बी भागीरथी अलकनंदा, ऑप्शन सी भागीरथी मंदाकिनी, ऑप्शन डी धौलीगंगा और अलकनंदा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 42 का सही जवाब बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, अगला देखिए क्वेश्चन आ गया, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? अभी हमने बताया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी देवप्रयाग। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, गंगा मैदानी भाग में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर 44 है, गंगा मैदानी भाग में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 45, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा है, कोसी है, यमुना है और गंडक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 46, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, यमुना गंगा में कहाँ मिलती है? यमुना गंगा में कहाँ मिलती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 46 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है यमुना और गंगा का संगम, अभी तो कुंभ भी लगा था ना, इसीलिए संगम नगरी के नाम से जाना जाता है प्रयागराज। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण की तरफ से आती है? तो सही जवाब है ऑप्शन आपके सामने है गोमती, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी घाघरा। इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का? आपको पता है इसका सही जवाब ऑप्शन बी सोन नदी जो होती है दक्षिण की तरफ से आती है, एकदम सीधे होके जाके गंगा में मिल जाती है पटना के निकट। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बहुत फेवरेट सवाल है देखिए एग्जामिनर का, क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी दामोदर और ऑप्शन डी घाघरा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और यहीं अगर पूछ दीजिए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? अभी ये सवाल का जवाब हमने दिया है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी पद्मा और ऑप्शन डी सांगपो। तो इसको ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं जियोग्राफी के सबसे अंतिम क्वेश्चन की तरफ।
सबसे लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? 50, क्वेश्चन नंबर 50। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? सिंधु झेलम, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कृष्णा कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी और महानदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपका संविधान स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या किया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब क्या होगा? आपको सभी लोगों को पता होगा, संविधान दिवस मनाया जाता है बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। यहाँ आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 54, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एन गोपाल स्वामी आयंगर, ऑप्शन डी मोहम्मद सादुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे इसको। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? पूछा गया है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया यानी अडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया? सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगर ये सवाल पूछा जाता कब लागू किया गया तो ये होता था 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये पूछा गया अडॉप्ट कब किया गया, इसीलिए तो 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ बताइए तो? बहुत ही सिंपल सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आपको पता होगा वर्तमान में पूछा गया है तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12। अगर पूछा जाता मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ तब इसका सही जवाब 8 होता, लेकिन वर्तमान में पूछा गया तो इसलिए सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? बताइए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7 हैं। कितने हैं? 7। मौलिक संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मूल संविधान में पूछा गया तो मूल संविधान में 7 थे, लेकिन अगर वर्तमान में पूछ दिया जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6। वर्तमान में अधिकार 6 हैं। कौन सा हटा दिया गया बताइए तो? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही जवाब है बताइए जल्दी, आपके सामने ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, ऑप्शन डी है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। 58 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या किया गया? यही जो संविधान संशोधन है इसी के द्वारा जो पहला संशोधन किया गया था, मतलब इसको हम लघु संविधान कहते हैं कि इसमें ऐसे कई संशोधन किए गए हैं जो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, नए नए नियम कानून लाए गए। ठीक है, अगला नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया? जल्दी बताइए। गठन का निर्देश पूछा गया है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 54। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन हमें रॉन्ग लग रहा है। ये जो सही जवाब हो रहा यहाँ पे 44 ना होके यहाँ पे होना चाहिए था अनुच्छेद 40। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 में गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था ये, तो ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। इसका सही जवाब आप अपडेट कर लीजिएगा, इसका सही जवाब 40 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60, समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? बताइए जल्दी। सिविल कोड हम बोलते हैं ना, यूसीसी, अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना यूसीसी लागू करने वाला। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 44 में यूसीसी है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। पूछा गया क्वेश्चन 61, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ, रूस से लिया गया। अगर पूछ दिया कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? अभी बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63, अस्पृश्यता का अंतर किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए जल्दी। अस्पृश्यता का अंतर किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 17। इस अनुच्छेद में छुआछूत जो है निषेध का वर्णन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64, ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई। अच्छा एक बात और, आप लोग कमेंट करके बताइएगा भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से? इस सवाल का जवाब हमें चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जल्दी बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अभी आपने जल्दी ही देखा होगा, यहाँ तो उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दिए हैं, तो राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना होगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन सा होता है? ये तो सवाल लगभग 15-16 बार एग्जाम में आया होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन सा होता है या कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राज्यसभा का सभापति का पदेन सभापति तो होता है पद के अनुसार, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 67, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? बताइए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 3 महीने, 6 महीने, ऑप्शन सी 9 महीने और ऑप्शन डी 1 वर्ष।
इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान में इस बात का वर्णन है कि साल में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, तो 6-6 महीने पे 2 बैठकें होती हैं, इसलिए 6 महीने का अंतर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने, धन विधेयक मनी बिल केवल कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? जल्दी बताइए। राज्यसभा में, लोकसभा में, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन डी संयुक्त बैठक में। तो इसका सही जवाब क्या होगा 68 का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। ये बिल कहाँ पारित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 69, क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब आप लोग बताइएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार को, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन डी प्रस्तावना को। 69 का सही जवाब क्या होगा? तो इसको ध्यान रखिएगा। 69 का सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान के हृदय और आत्मा कहा है, इसलिए इसका सही जवाब अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। कुछ लोग कन्फ्यूजन में इसमें रहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पूछा जाता कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो वो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पूछा गया है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 70, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 70 का? इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा भारत का? आंध्र प्रदेश है। अच्छा बताइए कब गठित हुआ था? तो 1953 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। कब हुआ था? इसका सही जवाब दे दिया आपने, राजस्थान। लेकिन पूछा जाए अगर कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से? नागौर। अगर आप गौर नहीं करेंगे तो फिर यही हालत होगी, तो इसलिए याद रखिए नागौर। क्वेश्चन नंबर 72, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया? 72 का सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 22। सही जवाब आपको पता होगा, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 से। और संविधान संशोधन कौन सा? 86वां संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा, नहीं सन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। 73, क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो सही जवाब क्या होगा बताइए तो? 73 का सही जवाब हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 74, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। 74 का सही जवाब क्या होगा? 74 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 75, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने वर्ष होने चाहिए? 25 वर्ष लोकसभा के लिए। लोकसभा सदस्य के बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। अच्छा बताइए, अगर राज्यसभा के पूछ लिया जाए तो राज्यसभा के सदस्यों की कितनी होनी चाहिए बताइए जल्दी। तो अगर राज्यसभा के सदस्यों को पूछ लिया जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा आपके सामने,
भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। 76 का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 356 356 के तहत क्या किया जाता है, राज्य में अगर कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक, अगला 77, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 77। आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 270, ऑप्शन सी अनुच्छेद 260, ऑप्शन डी अनुच्छेद 250। 77 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। इसका गठन ध्यान रखिएगा, हर साल राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में, मतलब हर साल जो है हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताइए। 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष दो, वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा जो उनको बुलाता कौन है, तो जल्दी बताइए। बुलाता राष्ट्रपति है और अध्यक्षता कौन करता है? तो यह स्पीकर करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। अब आप बताइए वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 79, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। देखो चारों महिलाएं हैं यहाँ पे और चारों लोगों का रोल अलग अलग है। तो अगर पूछा जाएगा महिला राष्ट्रपति कौन सी थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम पूछा गया, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबका ध्यान रखिएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगली तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? क्वेश्चन नंबर 80 बताइएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368 में। ये कहाँ से लिया गया है बताइए तो? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। अगला 81, योजना आयोग वर्तमान में जिसका नाम नीति आयोग है के अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? 81 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आप इसके कमेंट करके 2 क्वेश्चन यहाँ से भी दे दीजिएगा। पहला क्या, वर्तमान में नीति आयोग के जो CEO कौन है और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये दोनों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कौन करता है? बताइए तो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? एज पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, मतलब कब वो रिटायर हो जाते हैं। चीफ जस्टिस कब रिटायर होते हैं उनकी एज पूछी गई है। ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, 65 वर्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय की है। अगर ये हाई कोर्ट को पूछ दिया जाएगा, हाई कोर्ट का पूछा तो 62 वर्ष रहता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का पूछा गया तो इसलिए 65 वर्ष। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को? सही जवाब क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइए लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या है?
ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 560। ठीक है, तो अगर वर्तमान में पूछा जाएगा लोकसभा सदस्यों की कुल टोटल संख्या कितनी है, पहले तो 552 थी लेकिन अब इस समय कितनी है 550, तो इसका सही जवाब क्या होगा 550। 2 सीटें हट गई हैं एंग्लो इंडियन वाली सीटें। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून दिया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ? बताइए जल्दी। ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी 11वीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 10वीं अनुसूची में ये बात लिखी गई है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। 86 का सही जवाब क्या होगा आपको पता होगा, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 12। ठीक है, लेकिन ये सदस्य कहाँ से होने चाहिए, कला साहित्य और विज्ञान से होने चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 का जवाब आप सभी दीजिए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए हैं? बताइए, दोनों शब्द कब जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 52वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सही जवाब क्या होगा इसका 87 का सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये सब प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ठीक है, और ये हुआ कब था 1976 में। अगला क्वेश्चन नंबर 88, भारत में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? भारत में वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 61वां, ऑप्शन डी 73वां। इसका सही जवाब क्या होगा 88 का बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा 61वां संविधान संशोधन। ये कब लागू किया गया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। लीजिए 89 से 89 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। 89, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? बताइए। अनुच्छेद 19 1A में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। तो यह है आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 1A में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, इसका बताइएगा सवाल का सही जवाब क्या होगा। 90 का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 90 बताइए, CAG की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है 91 में? बताइए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। यहाँ देखिए उच्च न्यायालय पूछा गया, तो उच्च न्यायालय को जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, अगर हमें पूछ दिया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, तब राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया 91। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। बताइए 92, इसका सही जवाब क्या होगा 92 क्वेश्चन का? अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? गार्जियन किसे कहा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या प्रधानमंत्री को? क्वेश्चन नंबर 92, तो भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सवाल का जवाब आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 93, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बताइए, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष पूछा गया है, जनवरी 2026 के अनुसार बताना है। ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन महाजन है, ऑप्शन सी PA संगमा है, ऑप्शन डी मीरा कुमार। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओम बिरला, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा स्पीकर हैं। क्वेश्चन नंबर 94, किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। इसका सही जवाब क्या होगा 94 का? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत
केवल सेना और शिक्षा को छोड़कर बाकी सब जो उपाधियाँ जो डिग्रियाँ मिलती थी उसका अंत कर दिया गया। अनुच्छेद आर्टिकल 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। आपातकाल की घोषणा नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत होती है, बताइए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। 95 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? बहुत ही सिंपल सवाल। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 18। तो आप देखिए सब दिया है, ऑप्शन 22 भी दिया, 25 भी दिया है। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, ये नहीं पूछा कि मूल संविधान में कितने हैं। अगर मूल संविधान में पूछता तो 22 हो जाता, लेकिन पूछा भारतीय संविधान में कितने भाग है, इसका मतलब वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 25। ठीक है, चलिए अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 97 का सही जवाब क्या हो जाएगा? संविधान सभा ने राष्ट्रगान जनगण मन को कब अपनाया, बताइए, कब स्वीकार किया गया जनगण मन? 97 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। तो बताइए कब शुरू किया गया था, कब एक्सेप्ट किया गया था संविधान सबसे पहली बार? संविधान में राष्ट्रगान को कब? नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। संविधान सभा ने राष्ट्रगान जन गण मन को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए आप सभी कमेंट करके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने क्या किया था? किसको अपनाया? राष्ट्रगान को अपनाया। ठीक है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, और इसी दिन ध्यान रखिएगा वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 98, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? ऑप्शन ए एक मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी एक रिट, ऑप्शन सी एक निदेशक सिद्धांत, और ऑप्शन डी एक कानूनी प्रक्रिया। 98 क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा एक प्रकार के रिट है जो जारी किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 99 देखिए, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, बताइए जल्दी। ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी दल बदल कानून, ऑप्शन डी जीएसटी। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज। इससे संबंधित है आपका 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। चलिए सबसे अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सवाल है, बताइए। संविधान दिवस भारत का कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, या 2 अक्टूबर को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, संविधान दिवस आपका पूछा गया है तो ये हो जाएगा 26 नवंबर को। कुछ लोग 26 जनवरी मारेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।